दुनिया चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं साहिल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि सिख कॉकस क्या है। क्या सिख कॉकस में आरएसएस की घुसपैठ है? क्या सिख कॉकस की गतिविधियां सिखों के ही खिलाफ जा रही हैं? क्या 32 किसान संगठनों में भी सिख कॉकस के सदस्य हैं? और क्या दीप सिद्धू और सिख कॉकस में कोई कनेक्शन है? इन सब बातों के जवाब जानने के लिए हमारे लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि सिख कॉकस क्या है। दोस्तों, जब अमेरिका में चुनाव होते हैं तब एक क्षेत्र के, एक धर्म के या एक मन वाले, एक सोच वाले लोग अपनी बातों को अमेरिकी संसद तक पहुंचाने के लिए एक गुट बनाते हैं। उसे कॉकस कहा जाता है। वे अपनी मांगों को उठाने के लिए अपनी कॉकस में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को शामिल करते हैं ताकि उनकी बात अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंचे, अमेरिकी संसद तक पहुंचे। जैसे हमारे पास उदाहरण है कि आर्मेनिया के लोगों ने एक कॉकस बनाई। आर्मेनिया के लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर तुर्की ने नरसंहार किया। तो वे लोग जब न्याय लेने के लिए अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में रहते आर्मेनियन लोगों ने एक कॉकस बनाई। उन्होंने अपनी कॉकस में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को शामिल किया और वे अमेरिका के 50 में से 49 राज्यों में अपना प्रस्ताव पारित करने में सफल रहे। और जिसके बाद अमेरिकी कांग्रेस में भी ये प्रस्ताव पारित किया गया। तुर्की ने आर्मेनियन लोगों का नरसंहार किया। वह मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन था। मानव अधिकार का ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा, जिसके बाद तुर्की पर बहुत दबाव बना। लेकिन सिख कॉकस की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। उसे जानने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1970 में अमेरिका की धरती पर डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख पहुंचता है। वह अपनी पढ़ाई करता है, अपनी पीएचडी करता है और अपनी नौकरी करता है। और इसके ठीक 14 साल बाद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमला होता है। भारत की आर्मी स्वर्ण मंदिर पर हमला करती है और उसके बाद शुरू होता है सिखों का नरसंहार। भारत के विभिन्न शहरों में बहुत बड़े पैमाने पर सिखों का नरसंहार होता है। यह सब देखकर डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख अपनी नौकरी छोड़ देता है और अमेरिका के सिखों को लामबंद करना शुरू करता है। वह अमेरिका के विभिन्न शहरों में, राज्यों में प्रस्ताव पारित करने की कोशिश करता है ताकि भारतीय स्टेट पर, भारतीय सरकार पर दबाव बनाया जा सके, जैसे कि आर्मेनिया के लोगों ने किया। डॉक्टर औलख अपनी इन मांगों को लेकर जोरदार प्रचार करते हैं और अमेरिका के कई शहरों में प्रस्ताव पारित करने में सफल होते हैं। इसके बाद 1986 में सरबत खालसा बुलाया जाता है और उसमें एक 5 सदस्यीय पंथक कमेटी बनाई जाती है। ये पंथक कमेटी काउंसिल फॉर खालिस्तान बनाती है, जिसका कि डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख को वॉशिंगटन बेस्ड प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसके बाद डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख और भी जोर शोर से अपनी मांगों को लेकर अमेरिका में प्रचार करते हैं। तो इस सब से भारतीय स्टेट पर तो दबाव बनता ही है, इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर भी दबाव बनना शुरू होता है, क्योंकि सिख नरसंहार में आरएसएस का भी बहुत बड़ा रोल था। जो पहले दौर में 14 एफआईआर होती हैं, उनमें से आरएसएस के 49 वर्करों के नाम उन एफआईआर में दर्ज होते हैं। आरएसएस को लगता है कि वो अमेरिका समेत दुनिया के विभिन्न देशों में अपनी गतिविधि और तेज करें। इसीलिए 1985 में राष्ट्रीय सिख संगत की नींव रखी जाती है। राष्ट्रीय सिख संगत सिखों के सामाजिक, राजनीतिक व अकादमिक मामलों में दखल अंदाजी करने के लिए बनाई जाती है। आरएसएस अपने उद्देश्य में बहुत सफल होती है। वह अमेरिका में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें कुछ फेरबदल करने में सफल होती है। जैसे कि गुरु नानक की जो जातिवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई थी, उसमें फेरबदल करने में आरएसएस सफल होती है। इसके साथ साथ आरएसएस सिख गुरुओं के दिन मनाकर भी सिखों की भावनाओं को कैश करना शुरू करती है। इस सब में बहुत सफल भी होते हैं। लेकिन इस सब के पीछे नीति क्या है, यह समझने के लिए हमें आरएसएस की असिमिलेट और एलिमिनेट की नीति समझनी होगी। असिमिलेट कर लेना यानी कि आत्मसात कर लेना। तो आरएसएस ये कहती है कि सिख, बौद्ध, जैन धर्म ये सारे हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा हैं
और वो उन्हें आत्मसात कर लेती है, अपने में असिमिलेट कर लेती है। इस तरह से उनका एक अपना वजूद खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ एलिमिनेट करना यानी कि खत्म कर देना। आरएसएस ये कहती है कि मुसलमान, क्रिश्चियन और खास करके कम्युनिस्ट ये सब विदेशी हैं, ये सब बाहर से आए हैं और इन सबको खत्म किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आरएसएस असिमिलेट और एलिमिनेट की नीति पर काम करती है। जहां पर सिख अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, वहीं उनकी पहचान के कारण भी वह नस्ली हमलों का शिकार हो रहे थे। खास करके 9/11 के हमलों के बाद बहुत सारे सिखों को आतंकी समझकर उन पर हमले हुए थे। इन नस्ली हमलों के साथ आरएसएस की पॉलिसी कैसे जुड़ती है, यह भी हमें समझना होगा। 2012 में ओक ग्रीक गुरुद्वारे में माइकल पेज नाम का एक व्यक्ति अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिसमें 6 सिखों की मौत हो जाती है। माइकल पेज एंडर्स ब्रेविक नाम के एक व्यक्ति को अपना हीरो मानता है। ये एंडर्स ब्रेविक कौन है? एंडर्स ब्रेविक नॉर्वे का व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, जो कि नस्ली हिंसा के नाम पर 77 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। वह आरएसएस के हिंदूत्वी राष्ट्रवादियों को अपना भाई कहता है और वह ये कहता है कि आरएसएस की जो नीति है मुसलमानों के खिलाफ, मल्टीकल्चरल लोगों के खिलाफ और मार्क्सवादियों के खिलाफ, यह नीति बहुत अच्छी है और इसका व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट से आरएसएस को पूर्ण समर्थन हासिल है। तो जहां इन सभी हमलों से सिख बहुत परेशान थे, नाराज थे, तो हम अपनी बातचीत पर वापस लौटते हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख अमेरिका के विभिन्न शहरों में सिख नरसंहार के खिलाफ लगातार प्रचार कर रहे थे। लेकिन कहानी तब पलटनी शुरू होती है जब 1990 में प्रितपाल सिंह नाम का व्यक्ति अमेरिका पहुंचता है। प्रितपाल सिंह कौन है? प्रितपाल सिंह खालिस्तान कमांडो फोर्स का मेंबर रहा है और उसके संबंध ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ भी रहे हैं। वह अमेरिका पहुंचकर खालिस्तान का धुआंधार प्रचार करता है और बहुत थोड़े समय में सिख भाईचारे में अपनी एक विशेष पहचान बना लेता है। प्रितपाल सिंह के किरदार के बारे में जानने के लिए हमें 3 चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। पहली बात कि प्रितपाल सिंह जब अमेरिका पहुंचता है तब वह अपने साले जसविंदर सिंह जैसी सैनी की कंपनी में काम करना शुरू कर देता है। जैसी सैनी की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करती है। वह कंपनी भारत के साथ लाखों डॉलरों का व्यापार करती है और प्रितपाल सिंह उस कंपनी का सारा अकाउंट्स का काम देखता है। तो एक तरफ प्रितपाल सिंह उसी गैराज में बैठकर खालिस्तान का प्रचार करता है, मीटिंग्स करता है और उसी कंपनी में काम करते हुए वो भारत के साथ लाखों डॉलरों का व्यापार करता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें कि एक व्यक्ति वो खालिस्तान कमांडो फोर्स का मेंबर रहा हो और वो अमेरिका पहुंचकर खालिस्तान का बहुत प्रचार कर रहा हो, तो ऐसा लग सकता है कि जो परिवार उसका पीछे भारत में रह गया है उस पर काफी जुल्म कर रही होगी वहां की पुलिस या वहां का प्रशासन। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रितपाल सिंह के भाई दलजीत सिंह को बहुत थोड़े तजर्बे के आधार पर दूरदर्शन में सहायक डायरेक्टर की पदवी से निवाजा जाता है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जो भारतीय स्टेट के खिलाफ जंग का ऐलान करता है, जो खालिस्तान की बात करता है, और उसके भाई को किसी सरकारी अदारे में इस तरह से एक अच्छी पदवी पर नौकरी दी जाना, ये बड़ी अजीब बात है। और प्रितपाल सिंह का भाई दलजीत सिंह दूरदर्शन में मीटिंग करता है जिसमें केपीएस गिल और भी सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं, जिसमें ये योजना बनाई जाती है कि सरकार की साख कैसे बचाई जाए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रितपाल सिंह पंजाब पुलिस के अधिकारी सुमेध सिंह सैनी के करीबी रिश्तेदार था और इस बात का पता खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्यों को भी नहीं था। जब उन्हें पता चला तो यह बात सुनकर उनके होश उड़ गए। सुमेध सिंह सैनी का रिकॉर्ड ये कहता है कि जब भी उसे जरूरत पड़ी, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। तो जो व्यक्ति भारत में रहते हुए भी खालिस्तान कमांडो फोर्स का मेंबर था और अब अमेरिका पहुंचकर वह खालिस्तान का प्रचार कर रहा था,
और उसके बारे में सुमेध सिंह सैनी ने कुछ किया ना हो, ये बात बड़ी अजीब है। तो ये तीनों बातें, प्रितपाल सिंह का एक तरफ खालिस्तान का प्रचार करना और दूसरी तरफ भारत के साथ लाखों डॉलरों का व्यापार करना, उसके भाई दलजीत सिंह को दूरदर्शन में सहायक डायरेक्टर लगाया जाना और वह प्रितपाल सिंह सुमेध सिंह सैनी का रिश्तेदार हो और खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्यों को इसके बारे में पता ना हो, ये तीनों बातें हमारे ध्यान की मांग करती हैं। इसके बाद 1992 में पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं, तो अमेरिका में बैठकर प्रितपाल सिंह और पंजाब में अजमेर सिंह इन चुनावों के बहिष्कार का ऐलान करते हैं। तब तक पंजाब के लोग राष्ट्रपति राज से बिल्कुल परेशान हो चुके थे और उनको लगता था कि ये एक मौका है कि वह अपने सही प्रतिनिधि चुन सकें। तब यह भी लग रहा था कि खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए उम्मीदवार ये चुनाव बड़ी आराम से जीत जाएंगे और हो सकता था कि वे अपनी सरकार भी बना लेते, लेकिन ऐसे होना नहीं दिया गया। प्रितपाल सिंह ने अमेरिका में बैठकर और पंजाब में अजमेर सिंह ने चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया, जिसके बाद बेअंत सिंह की कांग्रेस की सरकार बनी। उस समय सिर्फ 23% मतदान हुआ था और उसके बाद खालिस्तान आंदोलन का जो हशर हुआ वो हमारे सबके सामने है। खालिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये हमारी बहस का विषय नहीं है। हमारी बहस का विषय ये है कि कैसे किसी आंदोलन में घुसपैठ करके उस आंदोलन को तारपीदो किया जाता है। आगे चलकर 1993 में अमेरिका में इंडिया कॉकस की नींव रखी जाती है। इंडिया कॉकस किस लिए बनाया जाता है? ताकि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हो सकें और विश्व स्तर पर भारत की छवि बेहतर हो सके। इंडिया कॉकस की नींव रखने वालों में से एक फ्रैंक पेलोन भी हैं। फ्रैंक पेलोन अमेरिका के सांसद हैं, जिन्हें के 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार पद्म भूषण से सम्मानित करती है। तो प्रितपाल सिंह और उनका साथी हरप्रीत सिंह संधू इंडिया कॉकस के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाता है और उन्हें फंडिंग भी करता है, जबकि जो अमेरिकी कांग्रेसमैन खालिस्तान की बात करते हैं उनको प्रितपाल सिंह एक पैसा भी फंडिंग नहीं करता है। तो इंडिया कॉकस जिसकी नींव भारत की छवि सुधारने के लिए रखी गई थी, वह ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अतीत के बारे में बात हो या 1984 के सिख नरसंहार के बारे में बात हो। गौरतलब है कि जहां फ्रैंक पेलोन, जिन्होंने इंडिया कॉकस की नींव रखी, उन्हें सम्मानित किया गया, वहां पर प्रितपाल सिंह के साले जसविंदर सिंह जैसी सैनी, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार था, उनको भी प्रकाश सिंह बादल की सरकार द्वारा पंजाब रत्न का अवार्ड दिया गया। इंडिया कॉकस का एक प्रमुख सदस्य एमी बेरा भी है। अमरीश बाबूलाल उर्फ एमी बेरा अमेरिका का एक सांसद है, जिसने सिखों की भावनाओं के साथ खेलकर बार बार चुनाव जीता। वह ये कहता रहा कि मैं सिखों के स्थानक मुद्दों की बात अमेरिकी संसद में उठाऊंगा, लेकिन वो सिख नरसंहार को नरसंहार कहने से भी इनकार कर देता है। एमी बेरा प्रितपाल सिंह का बहुत ही खास है और प्रितपाल सिंह एमी बेरा की चुनाव जीतने में भी मदद करते हैं। 2013 में प्रितपाल सिंह और हरप्रीत सिंह संधू सिख कॉकस की स्थापना करते हैं। इस कॉकस में ज्यादातर व्यक्ति इंडिया कॉकस के मेंबर भी होते हैं, तो लगभग 1/3 33 में से 13 सांसद वो इंडिया कॉकस के मेंबर भी होते हैं। और सिख कॉकस की स्थापना वाले दिन ही यह ऐलान किया जाता है कि सिर्फ सिखों के स्थानक मुद्दों पर ही बात की जाएगी, अमेरिका रहने वाले सिखों के स्थानक मुद्दों पर ही बात की जाएगी, विदेशों में रहने वाले सिखों के मुद्दों पर कोई बात नहीं की जाएगी। तो विदेशों में रहते सिखों के मुद्दे क्या हैं? यानी कि सीधा सीधा इशारा था कि 1984 के सिख नरसंहार पर कोई बात नहीं की जाएगी। डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख ने जो इतने सालों में एक आवाज उठाई थी, उन सभी प्रयत्नों पर पानी फेर दिया गया जब यह कहा गया, एक डंका बजाया गया कि अब सिखों की प्रतिनिधित्व सिख कॉकस अमेरिकी संसद में करेगी, लेकिन वह स्थानीय मुद्दों पर बात करेगी और विदेशों में रहने वाले सिखों के इस मुद्दों पर कोई बात नहीं करेगी।
इसी साल 2013 में भारत में आम चुनाव का ऐलान हो जाता है और नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनावी रैलियां शुरू करते हैं, अपने चुनाव की तैयारी शुरू करते हैं। इसी बीच अमेरिका की संसद में हाउस रेजोल्यूशन 417 लेकर आया जाता है। हाउस रेजोल्यूशन 417 में ऐसा क्या खास है और अल्पसंख्यकों और सिख भाईचारे के लिए इसकी क्या मान्यता थी? हाउस रेजोल्यूशन 417 में यह कहा गया कि भारत में जो धर्म के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, यह बहुत बड़ी त्रासदी है और नरेंद्र मोदी जो कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको अमेरिका की सरकार द्वारा 2005 में जो वीज़ा का बैन लगाया गया, ये बात बिल्कुल ठीक है और ये वीज़ा का बैन लगातार जारी रहना चाहिए। तो अगर ये हाउस रेजोल्यूशन 417 पास होता तो भारत में जो सिख नरसंहार हुआ था उसके बारे में भी बात होनी लाजमी थी और इससे सिख नरसंहार के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद आती और शायद न्याय की उम्मीद मिलती। लेकिन हाउस रेजोल्यूशन 417 कभी पास नहीं हुआ। सिख कॉकस के बहुत सारे मेंबरों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। हो सकता था कि अगर ये प्रस्ताव पास होता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की छवि खराब होती और शायद हो सकता था कि चुनाव के नतीजे कुछ और होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद उन्हें अमेरिका में बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया और इन आमंत्रण करने वालों में से एक एमी बेरा भी है। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में वो कार्यक्रम करने आए तो एमी बेरा ने दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया और उनके प्रोग्राम में स्वागती भाषण भी किए। ये सब देखकर सिख समुदाय ने यह ठान लिया कि एमी बेरा को हराया जाएगा, लेकिन तब भी प्रितपाल सिंह उसकी मदद के लिए आगे आया। दोनों पार्टियां, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के सिख समुदाय के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने ये कोशिश की कि एमी बेरा को हराया जाए, लेकिन एमी बेरा ने भी जोरदार प्रचार किया और प्रितपाल सिंह ने कबड्डी कप करवाकर या और प्रोग्राम करवाकर एमी बेरा का जोर शोर से प्रचार किया। इसके बाद एमी बेरा बहुत थोड़े फर्क से अगला चुनाव जीत गए, लेकिन एमी बेरा ने सिखों की भावनाओं के साथ खेलना बंद नहीं किया। वह सिखों के स्थानीय मुद्दों के नाम पर सिखों की भावनाओं के साथ खेलता रहा। उसने कभी सिख नरसंहार की बात तो नहीं की, लेकिन उसने ये कहा कि मैंने अमेरिका संसद में सिखों के पगड़ी पहनकर बास्केटबॉल खेलने की बात उठाई है। तो इस सारे घटनाक्रम के बाद सिख समुदाय को यह समझ में आ गया कि सिख कॉकस की स्थापना उनकी डिमांड्स को आगे बढ़ाने के लिए नहीं की गई, बल्कि उनकी डिमांड्स के नाम पर राजनीति करने के लिए की गई है। और इसके बाद सिख समुदाय आगे आया और उन्होंने सिख कॉकस के मेंबरों के कार्यालयों के बाहर नियमित प्रदर्शन किए, जैसे कि जॉन गैरामेंडी, जूडी चू और एमी बेरा के कार्यालयों के बाहर, घरों के बाहर नियमित रूप से प्रदर्शन किए। तो हमारी आज की इस बातचीत का मकसद यही था कि हम ये जान सकें कि समर्थन के नाम पर किसी मूवमेंट में घुसपैठ कैसे की जाती है और उस मूवमेंट को कैसे खत्म किया जाता है। इसी डिजाइन के तहत भारत के किसान आंदोलन में भी घुसपैठ की जा रही है और इस किसान आंदोलन को विफल करने की कोशिश की जा रही है। सिख कॉकस के साथ संबंधित अखबार अमृतसर टाइम्स किसान आंदोलन में मोर्चा नाम का एक पत्रिका निकालता है और इसमें वो दो लोगों को उभारने की कोशिश करता है, दीप सिद्धू और लखा सिधाना। इस पत्रिका में किसान नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और संयुक्त किसान मोर्चे के खिलाफ प्रोग्राम भी दिए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि 32 किसान संगठनों में से एक लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी, जो कि अपने आप में एक किसान संगठन भी नहीं है, वह एक समाज सेवी संस्था है, उसके अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा सिख कॉकस को एक चिट्ठी लिखते हैं। उस चिट्ठी में वो ये कहते हैं
कि सिख कॉकस ने अमेरिका में किसान आंदोलन का समर्थन किया है, इसके लिए वो सिख कॉकस का धन्यवाद करते हैं। जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या उन्होंने ऐसी कोई चिट्ठी सिख कॉकस को लिखी है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमारा कैमरा बंद करवाने की कोशिश की। किसान संगठनों को यह समझना चाहिए कि किसान आंदोलन एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। उन्हें इस डिजाइन को समझना चाहिए और ऐसे लोगों को या ऐसे संगठनों की निशानदेही करनी चाहिए जो समर्थन के नाम पर आंदोलन में घुसपैठ कर रहे हैं, आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दुनिया, जुड़े रहें दुनिया के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।